असेंबली हलके मलकपेट के बल्दी डिवीजन छावनी के तहत सईदाबाद चौराहे पर जीएचएमसी की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटी रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर केटीआर ने अपने खिताब में बताया कि रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है। मजीद 3 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे मकानात की तामीर के मामले में मियार पर कोई समझौता नहीं किया गया। इस मकानात के साथ बिल्डिंग की देखभाल के अखराजात के लिए 19 मलियाँ भी तामीर की गई हैं, जिसके किराए से इस बिल्डिंग के मेंटेनेंस किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने शहर में कई तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जिनमें सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर्स की तामीर शामिल है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AMIM के चीफ और हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी, मेयर जी विजय लक्ष्मी, मलकपेट MLA अहमद भलाला, छावनी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद और दीगर भी इस तकरीब में शरीक थे। इस कॉलोनी में 9 मंजिला इमारत पर 288 फ्लैट्स हैं, जिनकी तामीर पर करीब 25 करोड़ का खर्चा आया है। अगर यहाँ फिर जमा हो गई तो अपने ही बच्चों को तकलीफ होगी। आज आप देख रहे हैं कोरोना एक तरफ, डेंगू एक तरफ, वायरल फीवर एक तरफ, ये सब चल रहा है, इसका आज दौर चल रहा है। तो मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, यहां पे एकदम साफ सुथरा इसको रखिए। और अभी यहां पे प्लांटेशन भी किया गया, इसको भी आप मेंटेन करिएगा, इसको भी आप बचा के रखिएगा, क्योंकि जितना हम अपना यहां पे पौधे और ये झाड़ बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। और हमारे असद भाई ने ये भी कहा कि मूसी पे भी आपको एक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हम उस काम में भी अभी थोड़ा कुछ काम शुरू कर चुके हैं। हम लोग STPs बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक 335 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी बीच में हमने उसका फाउंडेशन भी किया, और बाकी भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट उसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मूसी पे एक ब्रिज की जो बात की गई उसका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द उस पर भी कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। మళ్ళొకసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का हफ्ते को AIMIM का गढ़ माने जाने वाला तारीखी चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर से आगाज हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले बंडी संजय ने बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर टूरिज्म जी किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की और चार मीनार के पास जमा हुए लोगों के इज्तिमा से खिताब किया। बंडी संजय ने अपने खिताब में पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तालिबान का नजरिया रखने वाली AIMIM को शहर से भगा दें। उन्होंने पार्टी की जानिब से लोगों की मदद के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात की फहरिस्त पेश की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा तेलंगाना में हकीकी जमहूरियत का आगाज का पेशकीमा साबित होगी। ये यात्रा 4 मरहले में होगी। पहला मरहले का आगाज चार मीनार से हो गया है। पहले मरहले में 750 किलोमीटर पर मुहित यात्रा 55 दिनों में मुकम्मिल हो जाएगी। पहले मरहले में वो साबेखा रंगारेड्डी, मेदक, निजामाबाद और करीमनगर अजला का अहाता करेंगे। यात्रा का प्रोग्राम इस तरह तैयार किया गया है कि बंडी संजय की यात्रा 2 अक्टूबर को हुजूराबाद में इख्तिताम पजीर होगी। क्या ये यात्रा रेवंत रेड्डी के TPCC सदर बनने से डर कर शुरू की गई या फिर बीजेपी के वर्कर्स में हौसला बढ़ाने के लिए की जा रही है, ये हम नहीं कहते बल्कि सियासी पंडितों का कहना है। జెండా కోసం కమలపు జెండా కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తూ మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినటువంటి మా అందరి సీనియర్ నాయకుడు, మా అందరి స్ఫూర్తి హన్మకొండ మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ ధర్మారావు గారు, మా వివేకన్న శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉంటూ ప్రభుత్వం ఇచ్చే కార్యక్రమాలతో పాటు మాకు ఇంత స్థాయికి దిశటువంటి మా నాన్నగారు మాకు స్ఫూర్తి। మా నాన్నగారి సేవలను, మా నాన్నగారు ఏ పేద ప్రజల కోసం కష్టపడి పనిచేయాలని చెప్పి నాకు ఆదేశించిండో
మా నాన్నగారు మా మధ్యలో లేకుండా కూడా మా నాన్నగారి ఆశలు నెరవేర్స్తా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రాక్షస పాలన అంతమొందిస్తానని చెప్పి అది భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమని చెప్పి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మా అన్న వివేక్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు, ఈ రోజు బండి సంజయ్ పార్లమెంటు సభ్యునిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా అంటే మొట్టమొదటిసారిగా కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్నటువంటి మా అందరి నాయకుడు, మా సీనియర్ నాయకుడు శ్రీ ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు, మన సీనియర్ నాయకులు శేఖర్జీ విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పూర్తి సమయ కార్యకర్తగా ఉండి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని గతంలో విద్యార్థి పరిషత్ శక్తివంతంగా తయారీకి కష్టపడినటువంటి మా పేరాల శేఖర్రావు గారు, అదేవిధంగా महकमे अखिलती बहबूद का एक अहम इजलास। अखिलती उमूर के वजीर कोपुला ईश्वर ने हफ्ते को अपने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अखिलियतों की तालीमी और मुआशी बहबूद के प्रोग्रामों को अमलावरी को यकीनी बनाएं। एक जायजा इजलास में जहांगीर पीर दरगाह की तरक्की, मक्का मस्जिद की दागदोजी, अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स की तामीर, अजमेर राजस्थान में रुबात, पहाड़े शरीफ से बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह तक का सीसी रैंप का काम, वक्फ जायदादों को 30 साल की मुद्दत के लिए लीज आउट करने के हालात, मौला अली पहाड़ पर तरक्याती काम, क्रिश्चियन भवन की तामीर और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, सीओ शाहनवाज कासिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी ए.एच.एन. कांति वेस्ली और दीगर मौजूद थे। यहाँ ये बताते चलें कि पहले भी इस किस्म के इजलास मुनक्किद हुए, उसके नतायज क्या निकले, क्या वक्फ जायदादों की हिफाजत हुई। अब जबकि वक्फ बोर्ड की मियाद खत्म होने के लिए बमुश्किल 5 से 6 महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे इजलास से किसका भला हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असम्बली विवेकानंद ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने, मनगढ़ंत इल्जाम लगाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन दोनों ने कहा कि रेवंत रेड्डी को उनसे पुरानी खसूमत है, क्योंकि तेलुगु देशम में रहने के दौरान उन्होंने रेवंत रेड्डी की ब्लैकमेलिंग की सियासत से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को बाखबर किया था। मल्ला रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने उनकी मेडिकल कॉलेज के बारे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि गरीबों और सरकारी अरादत पर कब्जा करने से मुतालिक रेवंत रेड्डी के इल्जाम का कोई सबूत नहीं है। ఆయన ధరణి పోర్టల్ వస్తుంది పట్టా, ఇది కొత్త లేటెస్ట్, ఇది ధరణి అయితే ఇట్లనే ఉంటుంది కదా, ఆయనకు రోజు పైసలు పడుతున్నాయి ధరణి పోర్టల్, దీనికోసం కూడా క్లియరెన్స్ ఇస్తా ఇంకా మీకు, ఇంకా ఆయన చెప్పిండు కదా ప్లాట్లు అయినాయి అది కూడా చెప్తా। ఇక ఆయన పాస్బుక్ 2005 అని ఆయనకి పాస్బుక్ అయింది, ఇగో ఇది ఎప్పుడైంది చూడు డేటు, ఆయన ప్రొసీడింగ్ ఎప్పుడు 89లో ప్రొసీడింగ్ అయితే ఇవాళ చేస్తాడు అది గవర్నమెంట్ భూమి, దొంగ భూమి, ఈయన బామ్మడిది, ఇవి అబద్ధాలు చెప్తాడు, ఖచ్చితంగా అబద్ధాలేనే, నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు మనిషి। ఈ ఎపిసోడ్ ఇట్లుందిగా 16 ఎకరాలు, ఇంకొక 16 ఎకరాలు ప్లాట్లు అయినాయి 84లో। ఆయన ఎవరో గుర్తా దుష్యంత్ రెడ్డి, ఆయన నా అయ్యకుడే, మా రాజశేఖర రెడ్డి అల్లుడు లేడు, నాకు అల్లుని బాబాయ్ సొంతం, మా అయ్యకుని తమ్ముడు, ఆయన విజయేందర్ రెడ్డి అని ఆయన అడ్వకేట్ చేస్తాడు, ఆయన బిడ్డలు అల్లుళ్ళు అది కొన్నారు, ఇద్దరు 16 ఎకరాలు కొన్నాడు, ఈయన ప్లాట్లు చేసిండు, సంజీవరావు అనేటోనికి లేఅవుట్కి ఇచ్చిండు, ఈయనకున్నది ఆయనకున్నది, ఆడ ఇంకా భూమి ఉన్నది, ఆడ సరే ఎక్కువ తక్కువ పడుతుంది కదనే, ఈయనకేమో పాస్బుక్లు ఉన్నాయి, ఆయనేమో పాస్బుక్ చేసుకున్నాడు, ఈయన తర్వాత ఆయన చేసుకున్నాడు, దాన్ని తీసుకొచ్చి పెద్ద భూతద్దంలో చూపిస్తున్నాడు, అది యూనివర్సిటీకి సంబంధమే లేదు, బయట ఉంది అది, దాంట్లో నా యూనివర్సిటీకి గిఫ్ట్ చేసిండు, నేను లేదంటే లేను, నా కంపౌండ్ వాళ్ళ లోపల లేదు అది భూమి, నేను దాన్ని పెట్టాడ పర్మిషన్ తెచ్చిందంట, నా యూనివర్సిటీ పేరు మీద 100 ఎకరాలు ఒక మల్లారెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకే ఉంది, నా తన 4 సొసైటీలు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఒక సొసైటీ, అది మా అమ్మ పేరు ఉంటుంది చంద్రమ్మ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, అట్లా మళ్ళా అట్లా డీటెయిల్గా ఉన్నాయి, దాని అన్నీ కూడా పర్మిషన్లు శ్రీనివాసరెడ్డిది ఇది। ఇంకోటి
कांग्रेस के तर्जुमान डी शरवण ने खून का आखिरी खतरा बहने तक दलितों की खिदमत करने चीफ मिनिस्टर के ऐलान का मजाक उड़ाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर पहले अपनी कुर्सी दलित को देकर दिखाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरवण ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस से सत्ता आने की सूरत में दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर 2 लाख मखलूआ जायदादों को पुर करे तो कम से कम 40,000 दलितों को मुलाजमतें मिल सकती हैं। कल केसीआर साहब ने बयान देते हुए दलित बंधु अमल करने के लिए खून भी बहाता हूँ बोल के एक बयान दिया था। हमें हंसना रोना समझ में नहीं आ रहा है वो बयान को सुनते हुए। यही मुख्यमंत्री जी 2014 में 2013 में बोला था कि गला काट लेता हूँ अगर मैं दलित मुख्यमंत्री को नहीं बनाए तो, किसी हाल दलित मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री दलित ही बनेगा बोल के बोला था। वो झूठा साबित हो गया। फिर से एक बार 7.5 साल के हुकूमत के बाद आज जो है सो दलित बंधु के लिए अमल करने के लिए जो है सो खून भी बहाता हूँ बोल के केसीआर साहब ने बयान दिया। हमें केसीआर साहब की खून की ज़रूरत नहीं है। आज हमें चाहिए, दलित लोग चाहते हैं कि सप्लान का जो 60,000 करोड़ के ऊपर जो 65,000 करोड़ के ऊपर जो है सो आपने डाइवर्ट किया है सप्लान SC/ST सप्लान का फंड्स, उसको जो है सो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है। SC/ST फाइनेंस कॉरपोरेशन में आज 8,10,000 एप्लीकेशंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो सब 8,10,000 लोगों का एप्लीकेशंस को क्लियर करिए, उनको लोन्स दीजिए। हमें आपकी खून की ज़रूरत नहीं है। 9 लाख दलित लोग तेलंगाना में आज 3 एकड़ ज़मीन का हकदार है। वो 3 एकड़ ज़मीन जो है सो जितने भी 9 लाख लोग हैं उनको 3 एकड़ का ज़मीन दो। हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है केसीआर साहब। वैसा आज 2 लाख गवर्नमेंट में नौकरियां खाली है। अगर आप SC/ST कोटा ही अगर ले लिए तो भी 44,000 नौकरियां जो है सो SC/ST को आने का चाहिए। गवर्नमेंट नौकरियां दीजिए हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है। आज पढ़ने का मौका नहीं है, गवर्नमेंट एजुकेशन को पूरा ख़त्म कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। 22 लाख एप्लीकेशंस आज पेंडिंग है। केसीआर साहब करें डबल बेडरूम करें। आज हमें घर चाहिए, आपका खून नहीं चाहिए। तो आज आप खून देने के बजाय आज हमें घर दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमारे पढ़ने की मौका दीजिए, हमें अच्छी हेल्थ के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स बनाइए, हमें SC/ST सप्लान का फंड्स को हमारे को खर्च कीजिए, मगर हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी और तेलंगाना के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि पार्टी के रियासती सदर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की आज से शुरू करदा संग्राम यात्रा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी की शुरू करदा सियासी जंग का आगाज है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सबसे ज्यादा परेशान चीफ मिनिस्टर और उनकी अली बाबा टीम है। आवाम को भी पता लगने लगा है कि किस तरह केसीआर और उनका परिवार गुज़िश्ता 7 बरस से रियासत को लूट रहा है। नेता एक एक कार्यकर्ता निकलेगा और इस रावण राज से, केसीआर राज से मुक्ति दिलाकर रहेगा। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, यात्राओं को बहुत बड़ा महत्व है। मेरे को याद है दिग्विजय यात्रा निकाली थी, आचार्य शंकर ने पूरे भारत को सनातन कर दिया था। महात्मा गांधी ने यात्रा निकाली थी, अंग्रेजों का सूरज जहां डूबता नहीं था उसको डूबना पड़ा, अंग्रेजों को जाना पड़ा। मेरे को याद है इस धरती पर जब देश आजाद हो गया तो निजाम शाही ने अत्याचार करने के लिए राजक की फौज बनाई थी। तब सरदार पटेल के नेतृत्व में मिशन पोलो आया था और मिशन पोलो ने हैदराबाद को आजाद करा के भारत का अंग बनाया था। आज उसी मिशन पोलो की तरह, आज उसी दिग्विजय यात्रा की तरह संजय बंडी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद में ये यात्रा निकलेगी और परिवर्तन आएगा। जो प्रजा के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं,
जनता को कुचला जा रहा है, जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। विद्यार्थी निकलता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, बसों के कंडक्टर निकलते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। जो यहां पर लोकतंत्र से आवाज उठाना चाहता है, केसीआर का तानाशाही शासन उस पर अत्याचार करता है। यह यात्रा उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए आखिरी कील साबित होगी। यह यात्रा इस प्रजा के हितों को पूरा करने के लिए एक ज्वार, एक तूफान नहीं, एक सुनामी पैदा होगी और उस सुनामी में केसीआर की लंका बह जाएगी, बह जाएगी, बह जाएगी। मित्रों, 2023-2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव है। यह चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीबों की हितों की सरकार लाने का चुनाव है। यह चुनाव 3 लिंगों की भूमि तेलंगाना के बंगारू तेलंगाना बनने का चुनाव है। यह चुनाव यहां के विद्यार्थियों को, यहां के मजदूरों को, यहां के व्यापारियों को, यहां के हर वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। और ये दिग्विजय यात्रा है जिसका पुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने तक रुकने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मित्रों, ये सुनामी जो आप में कहीं केसीआर साहिब ने जासूस भेजे होंगे, लिख के लाओ कौन क्या बोला है, कौन क्या कहता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तेलंगाना की एक ही आवाज है। 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी तकारीब के सिलसिले में मुख्तलिफ मुक़ामात की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने बताया कि हुकूमत की तरफ से ईदों और त्योहारों के लिए वसीतर इंतजाम किए जाते हैं। गणेश विसर्जन के मौके पर भी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। हुसैन सागर, सरूनगर तालाब, सफीलगुड़ा तालाब और मीरालम तालाब में जेएसएलवी की तरफ से हर मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। 10 रोज़ा गणेश चतुर्थी तकारीब के दौरान बरक़ी की बिलाखलल सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने गणेश मंडलियों से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, कोविड-19 की कवायद की पाबंदी भी करें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि तमाम मुक़ामात गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के इंतजाम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजलास में वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर, शहर के अरकान असम्बली मेयर जी विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर सरिता शोभन रेड्डी, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अहदेदारों और दीगर ऑर्गेनाइजर्स के अलावा स्पेशल होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिला कलेक्टर्स और तीनों कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरान भी शरीक थे। ओलंपिक गेम्स में मार्शल आर्ट्स को शामिल करवाने और उसके खिलाड़ियों को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए कौमी मार्शल आर्ट्स के कोचेस और रेफरीज का एक इजलास LB स्टेडियम के ओलंपिक भवन में मुनक़िद हुआ। कोचेस की तंजीम के सदर MA अतीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक, हाफिज एजाज अहमद और सैयद इफ्तिखार हुसैन सीनियर कोच ने इस इजलास में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मीटिंग रखने का मकसद ये है, टी-स्टार मार्शल आर्ट एसोसिएशन ये हमारा 2004 का है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और एक एसोसिएशन बना के पूरे मेंबर्स हमारे पुराने ब्लैक बेल्ट्स वगैरह साथ होके पूरा काम करना चाह रहे हैं। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जनाब प्रेसिडेंट साहब एजाज़ अतीक साहब का, वाइस प्रेसिडेंट हबीब जिलानी साहब का, ट्रेजर साहब हाफिज़ एजाज साहब का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रहा था कि हम एक ऐसी यूनिट, ऐसी तंजीम बनाएं कि वो तंजीम सबको लेके चले। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरी तंजीम है या तुम्हारी तंजीम है, ये हमारी तंजीम है। ये ट्विस्टर मार्शल आर्ट एसोसिएशन
ये आज का नहीं है, इसका जो है रजिस्ट्रेशन 2004 में हुआ था। काफ़ी साल से हमारे प्लानिंग चल रही थी कि हम फिर से जो सब अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, जो काफ़ी पुराने हमारे दोस्त हैं, इनको कैसा जोड़ें, कैसा इनको करीब लेके आए, कैसा हम आगे बढ़े, कैसा हम तरक्की करें। आज सब जानते हैं कि पहली बार ओलंपिक में कराटे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए, जिसमें 38 मेडल्स सारे स्टूडेंट्स को मिले। इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज़ भी है। जापान जो सबसे पहले मुकाम पे है, सऊदी अरब को भी जो है सिल्वर मेडल मिला इसके अंदर। हिंदुस्तान से मल्लापुर के बरहमपुर कॉलोनी में एक खातून की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। बताया जाता है कि बिहार की मुतवत्तिन ये खातून गुज़िश्ता 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिस पर उसके पड़ोसियों ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां उसकी लाश पाई गई। पुलिस नाचारा मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जिले रंगारेड्डी के छेवड़ला में एक 16 साल लड़के जयवर्धन की बर्थडे का जश्न उस वक्त अलमनाक हादसे में तब्दील हो गया जब उसकी बाइक को जुमा की शाम एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। बताया जाता है कि जयवर्धन अपने 2 दोस्तों विष्णुवर्धन और के प्रसाद के साथ बर्थडे केक लेकर देवियना रोली मौजे में अपने घर को वापस आ रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने तीनों नौजवानों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। निर्मल के कदम मंडल में एक अलमनाक हादसे में एक नई नवेली दुल्हन और उसका बाप उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार एक गड्ढे में गिर पड़ी। इस हादसे में उसका शौहर शदीद जख्मी हो गया। सब इंस्पेक्टर के राजू ने बताया कि कोंडा मोनिका की शादी 3 दिन कबल ही हुई थी। वो बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि 50 साल बाप राजैया दवाखाने में जख्मों से जानबर न हो सका। बताया जाता है कि ड्राइवर को नींद लग जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में वाक़ प्लास्टिक के कारखाने में हफ्ते की सुबह भयानक आग लग गई। ताहम इस वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि 14 फायर इंजनों ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग बुझाने का काम अंजाम दिया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 46,759 केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,26,39,947 हो गई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि चौथा दिन था कि कोविड-19 के केसों में मुसलसल इजाफा हुआ है। इसी दौरान 509 नई अमवात हुई हैं। इनमें 189 केरला और 170 महाराष्ट्र में हुई हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में ड्रोन हमले किए। ISIS खुरासान ग्रुप के ठिकाने होने की इत्तला मिलने पर ये हमले किए गए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया कि कोई आम शहरी जख्मी नहीं हुआ। वाज़ेह है कि अमेरिका ने जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 बम धमाकों के जिम्मेदार ISIS खुरासान को सबक सिखाने का ऐलान किया था। इन धमाकों में 170 अफराद हलाक हो गए थे और इनमें 13 अमेरिकी सिपाही भी शामिल थे।